हेलो लर्नर्स, क्या आप ये जानना चाहते हो कि एक हैकर, एक अटैकर आपकी वेबसाइट को कितने तरीकों से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है? बिल्कुल सही सुना आपने। किसी भी टेक्नोलॉजी को हैक करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं और आज हम उन्हीं तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे मल्टीपल एरियाज जो एक टेक्नोलॉजी को कमजोर बनाते हैं या एक हैकर के लिए एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं एक टेक्नोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज करने में। हम बात कर रहे हैं लर्नर्स वेबसाइट अटैकिंग वेक्टर्स की। इसका मतलब एक वेबसाइट कितने एरियाज की तरफ से, कितने डायरेक्शन से वर्नेबल है जिससे उसे कॉम्प्रोमाइज करा जा सकता है। इसे समझने से पहले हमें समझना होगा कि जो ओवरऑल अटैकिंग वेक्टर्स हैं ये कितना डेंजरस हो सकते हैं। बेसिकली एक वेबसाइट जो वर्नेबल हो सकती है कई सारे एरियाज में, मे बी कई सारी डायरेक्शन से, वो कितना हार्मफुल हो सकता है। सो ओवरऑल हम डिस्कस कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द थ्रेट लैंडस्केप। सबसे पहला पॉइंटर बताता है हाई वैल्यू टारगेट्स। इसका क्या मतलब है, इसकी डेफिनेशन बताती है वेबसाइट्स आर प्राइम डिजिटल एसेट्स कॉन्स्टेंटली टारगेटिंग बाय मिलिशियस अटैकर। वेबसाइट अटैकर्स के लिए सबसे बेस्ट एसेट है बिकॉज एक वेबसाइट में आज के टाइम पे करीब करीब हर तरीके का डेटा पड़ा है। यूजर्स का डेटा पड़ा है, कंपनी की इंफॉर्मेशन पड़ी है, फाइनेंशियल डिटेल्स पड़ी है, साथ ही साथ क्रेडेंशियल्स पड़े हैं और इस तरीके का काफी ऐसी काम की चीजें हैं। एक अटैकर की काफी ऐसी काम की चीजें हैं जो उसे एक ही जगह मिल जाती है, जो कि ये वेबसाइट। बेसिकली एक वेबसाइट एक अटैकर को काफी सारा रिच एसेट यानी काफी सारी चीजें प्रोवाइड कर पाती है जिसमें अटैकर इंटरेस्टेड है। सेकंड पॉइंटर बताता है एक्सप्लॉइटिंग वीकनेसेस। इसकी डेफिनेशन बता रही है अटैकर्स लिवरेज कोड फ्लॉज, लॉजिकल एरर्स एंड पुअर कॉन्फ़िगरेशन। अटैकर्स क्या करते हैं सर? अटैकर्स जितने भी सोर्स कोड है, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उनमें जो गलतियां हो रही है, डेवलपर से जो गलतियां हो रही है, जो प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशंस नहीं हो रखी है, सर्वर में मिसकॉन्फ़िगरेशंस है और इस तरीके के मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज का यूज लेकर वो डिवाइस के अंदर एंटर कर जाते हैं। लेकिन सर ये वल्नरेबिलिटीज किन एरियाज में हो सकती है, यही आज का हमारा गोल है। यही हमें समझना है कि एक्चुअली कमियां किन किन एरियाज में हो सकती है ताकि हम हर एरिया की टेस्टिंग करा के उसे सिक्योर कर सके। थर्ड पॉइंटर कहता है सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। कैसे कॉन्सिक्वेंसेस? वल्नरेबिलिटीज लीड टू डेटा ब्रीचेस, सर्वर कॉम्प्रोमाइजेस एंड सिग्निफिकेंट बिजनेस लॉसेस। बेसिकली एक बार अगर किसी भी अटैकर को किसी वेबसाइट में कमी मिल गई तो यहाँ पे कितने ज्यादा नुकसान हो सकते हैं सर? फाइनेंशियल लॉस होगा बहुत ज्यादा, दूसरा उसकी रेपो खराब हो रही है, तीसरा उस वेबसाइट का डेटा लीक हो चुका है, उसके कस्टमर्स का, उस कंपनी का डेटा लीक हो चुका है जो बिजनेस को बहुत सारे लेवल पे इंपैक्ट कर रहा है, विच इज वेरी हार्मफुल। उसके बाद हमारे पास आता है पर्पस ऑफ डिफेंस। अब हम डिफेंस क्यों कर रहे हैं, हम क्यों बचा रहे हैं? रीजंस आर अंडरस्टैंडिंग अटैक वेक्टर्स इज अ क्रूशियल फॉर रोबस्ट वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। बहुत क्लियर है कि सर आपको ये समझना होगा कि एक वेब टेक्नोलॉजी कितने एरिया से वनरेबल है, ठीक है, ताकि हम उसे सिक्योर कर सके और एक अटैकर ये सारे मिलिशियस एक्टिविटीज परफॉर्म ना कर सके, हमें ये कॉन्सिक्वेंसेज ना उठाने पड़े, यानी हमें इन सारी चीजों को फेस ना करना पड़े। इसलिए हम पहले ही अटैकिंग वेक्टर्स को समझ के उन पर सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं। सर अटैकिंग वेक्टर्स है क्या, एक्चुअली एक वेबसाइट कितने एरिया से वनरेबल है? तो पहले इन पॉइंटर्स को आपको बताता हूँ, फिर इन और डिटेल में हम समझेंगे। सबसे पहला पॉइंटर बता रहा है कि सर वेबसाइट्स को हैक करने में सबसे ज्यादा क्लाइंट साइड अटैक्स का यूज लिया जाता है। क्लाइंट साइड अटैक में क्या बोल रहा है? टारगेट द यूजर्स बिहेवियर और एनवायरनमेंट मैनिपुलेटेड क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। इसका क्या मतलब है आप अभी समझ जाओगे। इसमें कुछ अटैक्स के टाइप बता दिया, एक्सएसएस, क्लिक जैकिंग एंड जावास्क्रिप्ट बेस्ड अटैक्स, जावास्क्रिप्ट इंजेक्शंस। फिर आ रहा है सर्वर साइड अटैक्स जिसमें हमारे पास एसक्यू इंजेक्शन, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, कमांड इंजेक्शन आ जाता है। फिर आ रहा है एप्लीकेशन लॉजिक अटैक, लॉजिकल अटैक जो एप्लीकेशन की लॉजिक्स पे अटैक कर रहा है। उसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास प्राइस मैनिपुलेशन, पासवर्ड रीसेट अब्यूज, इनसफिशिएंट ऑथराइजेशन जैसे अटैक्स परफॉर्म करे जाते हैं। फिर आता है नेटवर्क बेस्ड अटैक जिसमें हम नेटवर्क स्कैनिंग, ओपन पोर्ट्स फिगर आउट करना, उनकी वल्नरेबिलिटीज ढूंढना, उनके एक्सप्लॉइट्स ढूंढना, है ना, उनका डेटा कलेक्ट करके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करना। ये सब कहना क्या चाह रहे हैं, इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं आप कि सर हुआ क्या। हमें स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा कि सबसे पहला आया एक डेवलपर। इस डेवलपर ने क्या करा, एक वेबसाइट बनाई और वेबसाइट रखी ऐसी मशीन में जिसे हम कहते हैं सर्वर। सर इसे हम सर्वर क्यों कहते हैं? इसे सर्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास एक पब्लिक स्टैटिक आईपी एड्रेस है। तो इसके पास मान लेते हैं आईपी है 4.4.4.4, ये इसका पब्लिक स्टैटिक आईपी, एक ऐसा आईपी जो चेंज नहीं होगा। डेवलपर ने इस सर्वर में अपनी वेबसाइट को रख दिया तो इसके वेबसाइट के सभी फोल्डर्स, उसकी सारी फाइल्स यहाँ आ चुकी है। इस मशीन की एक पोर्ट ओपन कर दी गई, एग्जांपल के तौर पे पोर्ट 80 या 443 एचटीटीपी एचटीटीपीएस, जहां पे अब इसकी वेबसाइट चलना चालू हो गई और बिकॉज इसके पास एक पब्लिक आईपी है तो अब इस वेबसाइट से कोई भी बात कर सकता है, कोई भी इस सर्वर से आके बात करेगा और इसकी वेबसाइट को चला पाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या कि हमने वेबसाइट को डोमेन नेम दिया। डोमेन क्या था? इसके आईपी का नाम था, जैसे wscube.com हो गया। ये जो वेबसाइट इस यूजर ने बनाई है और सर्वर पर अपलोड करी है, अब यहाँ पे आप देखोगे कितने एरियाज हैं वल्नरेबिलिटीज के। सबसे पहला, सर ये सर्वर क्या है? एक मशीन है जिसके पास एक आईपी है।
तो क्या एक डिवाइस जिसके पास एक आईपी है जो नेटवर्किंग में बातचीत कर रहा है, वहां पे नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं, हम देखते हैं कि वो आईपी एक्टिव है या नहीं, उसमें कितनी पोर्ट्स ओपन है, कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, उसका वर्जन क्या है, ताकि उसके एक्सप्लॉइट्स ढूंढ के कॉम्प्रोमाइज कर सके। तो पहला एरिया में क्या मिला, सबसे पहला एरिया मिल गया कि सर जो सर्वर है उस पर हम नेटवर्क स्कैनिंग करके, नेटवर्क हैकिंग करके डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ये मिल गया पहला अटैकिंग वेक्टर। उसके बाद सेकंड अटैकिंग वेक्टर क्या यूज किया जाता है कि सर अब बात करते हैं वेबसाइट की प्रोग्रामिंग की, इसे थोड़ा क्लियर करते हैं और अच्छे से समझते हैं। अब डेवलपर ने अपनी जो वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट में दो एरियाज होते हैं। बेसिकली जब ये वेबसाइट बनाई गई, यानी डेवलपर ने जब अपनी इस वेबसाइट को बनाया, तो इस वेबसाइट के दो इंटरफेसेस हैं। एक तो हम कहते हैं यूआई, यूजर इंटरफेस, और एक हम कहते हैं बैकएंड पार्ट जो कि सर्वर प्रोग्राम्स होते हैं। तो आप इसे लिख देते हैं सर्वर प्रोग्राम, एसपी लिख दिया फॉर सर्वर प्रोग्राम्स। यूआई में, यूआई के साथ में आ रहा है क्लाइंट प्रोग्राम्स, है ना। यूआई आपको इसलिए मैंने कहा था कि आपको जल्दी समझ आ जाए, लेकिन ओवरऑल होता क्या है, एक वेबसाइट में दो तरीके के प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। एक वो प्रोग्राम जो एक यूजर को सेंड करा जाएगा उसके ब्राउजर में, उसका ब्राउजर उस प्रोग्राम को रन करेगा और तब जाके उसे वेबसाइट दिखेगी या वेबसाइट के फंक्शंस परफॉर्म हो पाएंगे। उसे हम क्लाइंट साइड प्रोग्राम्स कहते हैं। अब इन क्लाइंट साइड प्रोग्राम्स में क्या होता है कि सर जो आपका सर्वर है जिस पे वेबसाइट रखी हुई थी, जब एक नॉर्मल सा यूजर कहता है कि सर मुझे वेबसाइट चलानी है, तो वो पूरा का पूरा प्रोग्राम भेज देता है। ये प्रोग्राम जब यहाँ आता है तो ब्राउज़र इस प्रोग्राम को रन करता है और तब जाके आपको एक अच्छी खासी यूआई दिखती है, आपको अपनी वेबसाइट दिखती है जिसे आप चलाना चाहते हो। ये तो था क्लाइंट साइड का कंसेप्ट। क्लाइंट साइड प्रोग्राम्स क्या है? एक सर्वर जो प्रोग्राम आपको भेजेगा, जिसे आपका ब्राउज़र रन करेगा, जिससे आपकी वेबसाइट की फंक्शनिंग भी होगी, वेबसाइट अच्छी दिखेगी भी। ओवरऑल वो पूरे की पूरी प्रोग्राम्स या ओवरऑल वो सारे प्रोग्राम्स, वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आपके ब्राउज़र में आके रन होती है, जिसको आपका ब्राउज़र रन करता है आपके डिवाइस के अंदर, उन्हें हम क्लाइंट साइड प्रोग्राम्स कहते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स कहते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज सर्वर साइड प्रोग्राम्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपना यूजर नेम पासवर्ड लिखा और आपका पैकेट यहाँ से यहाँ आता है और डेटाबेस में चेक करता है कि भाई ये यूजर नेम पासवर्ड सही है या नहीं, तो ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं ये कहाँ हो रहे हैं? सर्वर साइड में हो रहे हैं, यानी ये सर्वर साइड प्रोग्राम है। आप जो भी टास्क कर रहे हो, उस टास्क का एग्जीक्यूशन जब सर्वर कर रहा है, आप जो भी काम कर रहे हो, अगर उसका एग्जीक्यूशन यहाँ हो रहा है, अगर उसका प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है और यही मैनेज हो रहा है और यही रन हो रहा है, तो इन सभी प्रोग्राम्स को सर्वर साइड प्रोग्राम्स कहते हैं। अब क्योंकि हमारे पास दो टाइप्स के प्रोग्राम आ चुके हैं, क्लाइंट साइड जो क्लाइंट ब्राउजर में रन होंगे, क्लाइंट डिवाइस में रन होंगे, और सर्वर साइड जो सर्वर डिवाइस में रन होते हैं, सर्वर साइड में रन होते हैं। सर्वर का जो प्रोसेसर है वो उन्हें एग्जीक्यूट करता है, वो उन्हें रन करता है। तो इन दोनों एरियाज में कमियां मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों सर? क्लाइंट साइड में जिसमें ब्राउजर एक प्रोग्राम को रन कर रहा है, हम ब्राउजर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमारा ही ब्राउजर है, हमारे ही डिवाइस में पड़ा है, हम उसे कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे करो, इस कोड को रन ही मत करो, इस कोड को डिलीट कर दो। यानी कोड रीड करके, मॉडिफाई करके ब्राउजर को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इन्हें हम क्लाइंट साइड अटैक्स कहते हैं। अब क्लाइंट साइड अटैक्स में हमें क्या दिखा? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जिसमें एक यूजर एक वेबसाइट में जो उसके डिवाइस में ओपन है, उस वेबसाइट में कुछ ऐसा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता है जो कि एग्जीक्यूट हो जाता है। नॉर्मली आपकी वेबसाइट के किसी भी हिस्से में कुछ भी लिखोगे तो उसे एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं एक वेबसाइट के सर्च बॉक्स में गया, डब्ल्यूएस क्यूबटेक की सर्च बॉक्स में गया और मैंने कहा मुझे एथिकल हैकिंग के कोर्सेज चाहिए, तो मेरे पास एथिकल हैकिंग के कोर्सेज आ जाएंगे। सर्च बॉक्स में मैंने लिखा हैकिंग कोर्सेज, तो मेरे पास हैकिंग कोर्सेज आ गए। लेकिन अगर मैं सर्च बॉक्स में जाके हैकिंग कोर्स ना लिखूं और कोई छोटा सा कोड, कोई छोटा सा प्रोग्राम लिख दूं और वो प्रोग्राम वहां पे एग्जीक्यूट हो जाए, कौन एग्जीक्यूट कर रहा है सर? आपका ब्राउजर एग्जीक्यूट कर रहा है उस प्रोग्राम को। बिकॉज मेरा ब्राउजर एग्जीक्यूट कर रहा है और मेरा दिया हुआ इनपुट, मेरा दिया हुआ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, यही अपना आप में एक वल्नरेबिलिटी है। और इसे हम एक्सएसएस कहते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कहते हैं, जिसमें आप इनपुट बॉक्सेस में जावास्क्रिप्ट लिख देते हो, है ना, जावास्क्रिप्ट के कोड्स लिखते हो और आप देखते हो कि कोड एग्जीक्यूट हो रहे हैं। एक बेसिक एग्जांपल अगर आप लो कि अगर मैं सर्च बॉक्स में जाके बोल्ड टैग लिखता हूँ, एचटीएमएल का बोल्ड टैग यूज लेता हूँ और उसके अंदर लिखा हुआ टैक्स अगर बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ आ रहा है, यानी सर आपका लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए बट हो रहा है, तो वो एक क्लाइंट साइड अटैक है, वो एक्सएसएस का अटैक है। तो ओवरऑल वो सारे अटैक्स जो क्लाइंट ब्राउजर में, क्लाइंट डिवाइस में ही रन हो रहे हैं, क्लाइंट प्रोग्राम्स पे ही करे जा रहे हैं, उन्हें हम क्लाइंट साइड अटैक्स कहते हैं। और ये अटैक्स क्या क्या हो सकते हैं? एक्सेस हो सकता है, क्लिक जैकिंग हो सकता है, जिसमें आप यूजर को कन्विंस कर रहे हो कि कोई एक ऐसी जगह पर क्लिक कर दे जहां से उसका डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो सके। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट इंजेक्शन, ओवरऑल एक्सेस में भी जावास्क्रिप्ट को इंजेक्ट करा जा रहा है। तो हम कहीं पे भी जहाँ इनपुट देने का मौका मिल रहा है, वहाँ कोई ना कोई जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिख दे रहे हैं या एचटीएमएल का प्रोग्राम लिख दे रहे हैं ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए, सेम उसी लोकेशन पे, सेम उसी ब्राउजर में या किसी भी ब्राउजर में। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सर्वर साइड अटैक्स, जो हम यहाँ करते हैं,
जैसा मैंने कहा जब मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा तो वो यूज़र नेम पासवर्ड कहाँ आएगा? हमारे सर्वर के पास आएगा। ये चेक होगा कि मैंने जो यूज़र नेम पासवर्ड लिखा है वो सही है या नहीं। ये कौन करेगा? सर ये एसक्यूएल यानी सीक्वल की क्वेरीज़ करती है, सीक्वल के प्रोग्राम्स करते हैं, सीक्वल के कोड्स करते हैं। ईज़ी लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर यूज़र ने कोई ऐसा प्रोग्राम लिख दिया जिससे जब ये डेटाबेस मैच कर रहा था तो यूज़र नेम पासवर्ड गलत होने के बाद भी इसने कह दिया आपके यूज़र नेम पासवर्ड तो सही है। ऐसा क्यों कहा? कि शायद आपने सर यहाँ पे कुछ कोड इंजेक्ट करे हैं। आपने शायद एसक्यूएल की कुछ ऐसी क्वेरीज़ इनपुट बॉक्स में लिख दी, क्लाइंट साइड में लिख दी जो यहाँ पे आके रन हो रही है। इस चीज़ को ध्यान से समझना लर्नर्स, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे कोई कोड लिखा है तो वो क्लाइंट साइड अटैक हुआ है। सवाल ये है कि आपने जो भी लिखा है वो एग्ज़ीक्यूट कहाँ हो रहा है? तो मैंने अगर यहाँ पे कोई एसक्यूएल की क्वेरी लिखी, क्या वो यहाँ एग्ज़ीक्यूट हुई? एक्चुअली नहीं। मेरा पैकेज सर्वर के पास आया और सर्वर पे आने के बाद वो पैकेट एग्जीक्यूट हुआ, उसका इम्पैक्ट सर्वर पे पड़ा है, वो एग्जीक्यूट सर्वर में हुआ है, इसलिए हम इसे सर्वर साइड अटैक कहते हैं। हर वो प्रोग्राम, हर वो तरीके का अटैक जो डायरेक्ट सर्वर पे इम्पैक्ट डाल रहा है। फॉर एग्जांपल एसक्यूएल इंजेक्शन, मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ एसक्यूएल के कोड इंजेक्ट करे, एसक्यूएल का कोई प्रोग्राम, कोई कोड लिखा जिसने यहाँ आके अपना एग्जीक्यूशन करा, अपना काम करा और मेरे गलत यूजर नेम पासवर्ड को सही बता दिया, या एक नया यूजर नेम पासवर्ड सेट कर दिया, या जो डेटाबेस पहले से पड़ा था उसे डिलीट कर दिया, या जितना भी डेटा था वो मुझे लाकर दे दिया। ऐसा कोई भी टास्क करा हो हम उसे एसक्यूएल इंजेक्शन कहेंगे। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन क्या कहता है? आरसी क्या कहता है? सर एक ऐसा अटैक जिसमें आप सर्वर को कॉम्प्रोमाइज कर दे रहे हो और उसके बाद आपके पास ताकत है कि आप सर्वर में रिमोटली अपने कमांड्स, अपने कोड्स को एग्जीक्यूट कर पाएं। बेसिकली कुछ ऐसा समझिए कि आप सर्वर में टर्मिनल को यूज ले रहे हैं। आप सर्वर के टर्मिनल को अपने नॉर्मल ब्राउजर से, अपने नॉर्मल डिवाइस से यूज ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद आपने सर्वर को पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया, कोई ऐसी कमी ढूंढ ली जिसकी वजह से अब आप सर्वर में कमांड्स, कोड्स एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। वल्नरेबिलिटी है और एग्जीक्यूट भी यही हो रही है। थर्ड आता है कमांड इंजेक्शन। अगेन सेम थिंग कि आप जो भी कमांड यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हो वो फाइनली यहाँ के एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यानी इस इनपुट बॉक्स में अगर मैं एसक्यूएल के कोड ना लिख के एलएस, सीडी, पीडब्ल्यूडी, लिनक्स के कोड्स लिख दूं और वो कोड्स किसी भी रीजन से अगर यहाँ के एग्जीक्यूट हो रहे हैं, चाहे मैं प्रोग्राम लिखूं चाहे मैं कोड लिखूं, अगर वो यहाँ के एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो हमारा कमांड इंजेक्शन कहलाएगा, क्योंकि आपने इनपुट बॉक्स में कमांड इंजेक्ट करा, वो यहाँ आया और एग्जीक्यूट हुआ। आई होप एक बेसिक आइडिया लगा होगा। हमें दो वर्नेबल एरियाज और समझ आ गए। हमें समझ आ गया कि भाई सर्वर साइड के कोड में अटैक्स होते हैं। हमें समझ आ गया कि सर क्लाइंट साइड के कोड में अटैक होते हैं, सर्वर साइड के कोड में अटैक होता है। साथ ही साथ हमारा जो वेबसाइट का ओवरऑल नेटवर्किंग का हिस्सा है, जो सर्वर का नेटवर्क है, उस पे भी अटैक होता है। अब आते हैं हमारे सेंटर वाले इस पॉइंट पे, विच इज एप्लीकेशन लॉजिकल अटैक्स या लॉजिक अटैक। ये क्या कह रहा है कि सर आपने एक प्रोग्राम बनाया, डेवलपर ने एक प्रोग्राम बनाया, एक वेबसाइट बनाई जिसमें वो कुछ लॉजिक को फॉलो कर रहा है कि ऐसा होगा तो ऐसा करना या इस चीज को ऐसे मैनेज करना। हमने देखा कि इसके लॉजिक में तो फ्लॉ है ना, यानी इसके लॉजिक में कोई कमी है, इसके लॉजिक में कोई लूपहोल है और हमने उस लूपहोल की मदद से उस फंक्शन का मिसयूज ले लिया, तो उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन लॉजिक अटैक। फॉर एग्जांपल पहला कह रहा है प्राइस मैनिपुलेशन। मान लेते हैं आप एक वॉच परचेज कर रहे हैं और उस वॉच की प्राइस है $20 या फिर आप मान लीजिए 20,000 की एक वॉच है। अब आपने क्या करा, जब उस वॉच को आप परचेज कर रहे थे, जब वो वॉच आपकी वेबसाइट से पेमेंट गेटवे तक जा रही थी जिसमें आपको ट्रांजैक्शन करना ही था, बस ट्रांजैक्शन करने ही आप वाले थे, उससे जस्ट पहले आपने क्या करा, सर हमने उस वॉच की प्राइस 20,000 से हटा के 20 रुपीज कर दी। और जब हमने देखा कि सामने जो बिल क्रिएट हुआ है, जो बिल जनरेट हुआ है, वो भी 20 रुपीज का हुआ है, जो हमारा पेमेंट गेटवे हमें पेमेंट करने को कह रहा है वो भी 20 रुपीज कह रहा है, हमने वो 20 रुपीज का पेमेंट करा, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। यानी आपने क्या करा, सर एक प्राइस नाम का पैरामीटर था, एक पैरामीटर था जिसमें प्राइस के आगे लिखा हुआ था उसका वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है प्राइस इक्वल्स टू 20,000। अब आपने जब इस पैकेट को देखा कि सर यहाँ पे प्राइस इक्वल्स टू 20,000 लिखा हुआ है, आपने इसे मॉडिफाई कर दिया, आपने इसके डेटा को एडिट कर दिया, आपने इसे 20 कर दिया और आपने ये देखा कि जब ये टास्क एग्जीक्यूट हुआ तो आपको जो आपका प्रोडक्ट था वो 20 रुपीज में मिल गया। आपने पेमेंट करा और आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। इट मींस यहाँ पे कमी है। कैसी कमी है? कि सर जब प्रोग्रामर ने वेबसाइट बनाई, जब प्रोग्रामर ने उसकी कोडिंग करी, जब प्रोग्रामर ने प्राइस नाम के पैरामीटर को बनाया, तो वहां पे उसने क्रॉस चेक नहीं करा, उसने कोई ऐसा वैलिडेशन, कोई ऐसा क्रॉस चेकिंग टेक्निक नहीं यहाँ पे सेटअप करी जिसमें ये चेक करा जाए बार बार कि कहीं किसी ने प्राइस बदला तो नहीं है। डेटाबेस से क्रॉस वेरीफाई करा जाए कि कहीं किसी ने किसी वैल्यू के साथ मॉडिफिकेशन तो नहीं करा है। अगर करा है तो फिर उस पैकेट को प्रोसीड ना होने दिया जाए। लेकिन प्रोसीड हो रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन के लॉजिक्स में गड़बड़ थी। ऐसे हमारे पास सेकंड पॉइंटर आता है पासवर्ड रीसेट अब्यूज। अब एग्जांपल के तौर पे मैं किसी का पासवर्ड हैक करना चाहता हूँ, मैं उसका यूजर नेम लिख रहा हूँ, मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ, वो कह रहा है गलत है। मैं पासवर्ड रीसेट में गया तो मैंने ये रियलाइज करा कि पासवर्ड रीसेट में जो बेसिक सिक्योरिटी होती है वो इंप्लीमेंट शायद नहीं करी गई, इनपुट बॉक्स में सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं करी गई, या फिर मैं मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर पा रहा हूँ, ऐसे कई सारी चीजें मैं कर पा रहा हूँ बिकॉज वहां पे मिसकॉन्फ़िगरेशन है।
जो डेवलपर ने प्रोग्राम लिखा उसमें प्रॉपर लॉजिक सही से नहीं लगाया, कॉन्फ़िगर सही से नहीं करा, जिससे आज हम वहाँ पे या तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर पा रहे हैं या फिर रीडायरेक्ट कर पा रहे हैं। उसके ईमेल की जगह हमारे ईमेल पे ओटीपी ले पा रहे हैं, यानी ईमेल नाम का पैरामीटर अगर बैकग्राउंड में है तो उसे चेंज कर पा रहे हैं। देन हमारे पास आ रहा है इनसफिशिएंट ऑथराइजेशन, यानी किसी भी पेज पे किसी भी फंक्शन को अगर आप यूज़ ले रहे हो तो वो सही से वेरीफाई नहीं कर रहा कि आप कौन हो, क्या आपके पास उस पेज को एक्सेस करने की पावर्स है या नहीं है। और अगर हमारे पास पावर्स नहीं है फिर भी हम एक्सेस कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इनसफिशिएंट ऑथराइजेशन है, हमें ऑथराइज करा ही नहीं जा रहा है सही से, है ना? हम किसी भी चीज़ की पावर्स, किसी भी चीज़ का कंट्रोल ले पा रहे हैं। तो ओवरऑल लर्नर्स ये है हमारे एक वेबसाइट, एक वेब टेक्नोलॉजी के अटैकिंग वेक्टर्स। एक सर्वर में नेटवर्क अटैक करा जाता है, फिर बात आती है प्रोग्राम की, तो उसे 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। क्लाइंट साइड में भी अटैक करे जाते हैं, सर्वर साइड में भी अटैक करे जाते हैं। जब इनमें से किसी में कमी नहीं मिलती तो एप्लीकेशंस के लॉजिक, एप्लीकेशन के फंक्शंस को देखा जाता है, यानी वेबसाइट के लॉजिक्स, वेबसाइट के फंक्शंस को देखा जाता है कि कौन सा फंक्शन कैसे काम कर रहा है, किसकी सिक्योरिटी, किसकी कॉन्फ़िगरेशन में कितनी कमी हो सकती है। एंड देन हमें रियलाइज़ होता है कि सर यहाँ ये लूपहोल्स हैं, उन लूपहोल्स को हम ट्राई करते हैं और हमें वल्नरेबिलिटीज़ मिल जाती है। सो आई होप लर्नर्स आप सभी को आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने वेबसाइट अटैकिंग वेक्टर्स यानी कुछ ऐसे मल्टीपल एरियाज़ की बात करी जिससे एक वेबसाइट वल्नरेबल हो सकती है। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इन वेक्टर्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि ये एरियाज़ किस तरीके से वल्नरेबल बना रहे हैं, यानी हर एक अटैक प्रैक्टिकली वर्क कैसे करता है और हम उसे सिक्योर कैसे कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लर्नर्स, एंड इसके अलावा अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH वर्जन 3 में, which is WS TubeTech Ethical Hacking Bootcamp powered by AI, जिसमें AI की कंपनी सपोज से आप लोग के स्किल्स को बहुत अच्छे लेवल पे शार्प करा जा रहा है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, चीट शीट्स मिल रही है, साथ ही साथ कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। और आपके ब्रोशर में आपको रेड टीमिंग स्किल, ब्लू टीमिंग स्किल्स और कई सारा प्रैक्टिकल कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड है WSCH वर्जन 3 में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जहाँ पे आपको कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स भी मिल जाएगी और आप आज ही अपनी सीरीज बुक कर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।